अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ज़रा सा एहसास, रिटन बाय गज़ाला अज़ीज़। थकन तो जैसे उनके रूम में उतर गई थी। इतने दिनों की भाग दौड़, बाज़ारों के चक्कर और शादी की तैयारियों ने जैसे उनके वजूद की सारी तवानाई निचोड़ दी थी। एक भी नहीं बल्कि दो दो शादियाँ उन्हें अपने बेटे और बेटी के फ़र्ज से एक साथ ही फ़ारिग होने की सआदत नसीब हुई थी। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा अल्लाह के फ़ज़ल से बखैर और आफ़ियत सर अंजाम पाया था। ये भी शुक्र था कि दोनों की ससुराल भी किस्मत से अच्छी मिली थी। निकाह के वक्त बेटा और बेटी के चेहरों पर जो खुशी और इत्मीनान था वो शाइस्ता बेगम को मुतमईन करने के लिए काफ़ी था, मगर दिलो दिमाग के किसी नाजुक गोशे में एक हल्का सा मलाल भी था जिसने उन्हें मगबूम कर दिया था। मेहंदी, बारात, वलीमा और आज चौथी की दावत भी बखूबी सर अंजाम पाई थी। अब वो बेड पर बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थीं। थकन से ज़्यादा चेहरे पर फैला इज़्तिराब और मलाल का रंग उनकी सोचों की मानद इतना गहरा था कि कमरे में दाखिल होते शाहिद अपनी जगह ठिठक कर रह गए। वो आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाते बेड की दूसरी साइड पर आकर और शाइस्ता बेगम का चेहरा बगौर देखने लगे। तभी नज़रों की तपश के एहसास से चौंक कर उन्होंने साथ बैठे शोहर की तरफ देखा था। जल्दी से खुद को संभाला। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? उन्होंने अपनी सोचों को झटक कर कदरे मोहतात लहजे में कहा। देख रहा हूँ कि बेटी को अलविदा करने के बाद माँ के चेहरे पर जो उदासी होती है, तुम्हारे चेहरे पर उससे ज़्यादा किसी गहरे मलाल का अक्स झलक रहा है। हालांकि तुम तो दोनों बच्चों के रिश्तों से खुश और मुतमईन थीं, फिर ये अचानक तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? इतना मलाल किस बात का है? क्या किसी ने कुछ कहा है? शाहिद साहब ने नरमी से उनके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए फ़िक्रमंदी से इस्तफसार किया तो एक लम्हा के लिए उन्होंने सोचा था कि बात शायद इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी ज़्यादा उन्होंने महसूस की है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब ठीक है, बस मुझे कुछ ज़्यादा ही थकन महसूस हो रही है। ऊपर से मेरे घुटनों की तकलीफ़ भी बढ़ गई है। उन्होंने लहजे को पुरसुकून बनाकर कहा तो शाहिद साहब ने उनके चेहरे को गहरी नज़र से जांचा। नहीं शाइस्ता बेगम, थकन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि जैसे तुम्हारे दिल को किसी बात से ठेस पहुंची है। तुम बताना ना चाहो तो और बात है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। शरीके हयात के इतने दुरुस्त अंदाज़े पर अंदर कहीं एक इत्मीनान भरा एहसास भी उभरा था कि वो उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? बात बस छोटी सी है, मगर मेरे दिल को बहुत महसूस हुई है। उन्होंने रसानियत से बोलना शुरू किया तो शाहिद साहब संजीदगी से उन्हें देखने लगे। वैसे तो अपने चारों बच्चों की तरबियत हमने बहुत अच्छी की है और माशाल्लाह से वो चारों नेक और फरमाबरदार भी हैं, लेकिन निम्रा हमारे चारों बच्चों में सबसे ज़्यादा हसास है। इसलिए तो अपने निकाह वाली शाम भी उसने स्टेज पर अपने दुल्हा के साथ बैठे हुए भी मेरी तकलीफ़ को लम्हों में महसूस कर लिया था। आँख बोलते बोलते खुशी से भर आई थी। शाहिद साहब ने चौंक कर बीवी के चेहरे को देखा था। वो किस तकलीफ़ की बात कर रही थी? जब स्टेज पर सब सोफ़ों पर बैठे थे, फ़ोटोग्राफ़र निब्रा की उसके दुल्हा के साथ तस्वीरें बनवा रहा था। मैं टांग की तकलीफ़ की वजह से बामुश्किल उठकर खड़े हो पाई थी। तब निब्रा ने फ़ौरन आँख के इशारे से मेरे साथ वाले सोफ़े पर बैठे हामिद को धीमी आवाज़ में मुझे सहारा देकर स्टेज से उतर मदद देने को कहा था। हालांकि उस वक्त स्टेज पर हामिद और जाहिद के अलावा सनी भी वहाँ मौजूद था। वो तीनों भी जानते हैं कि मुझे उठने बैठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मगर उस वक्त इतनी गहमा गहमी में उन तीनों में से किसी एक की तवज्जो भी मेरी तरफ नहीं थी, सिवाय निम्रा के। अगर वो बर वक्त बड़े भाई को इशारा ना करती तो शायद मेरे खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा कर वहीं गिर जाती। बोलते बोलते उनके चेहरे पर उस रोज़ वाली तकलीफ़ का तासुर उभर आया था। शायद जज्बात से उनकी आवाज़ रुंध हो गई थी। शाइस्ता बेगम सालों से घुटनों की तकलीफ़ के मर्ज़ में मुब्तला थी और एक पाँव तो जलने फिरने से बिल्कुल नकारा होकर ही रह गया था। लिहाजा इकलौती बेटी निम्रा सारा दिन साए की तरह उनके साथ ही रहती थी।
اس خوف سے کہ کہیں وہ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش میں گر کر اپنی ہڈی نہ توڑوا بیٹھیں۔ گریجویشن کے بعد سے سارے گھر کی ذمہ داری اس نے خود ہی سنبھال لی تھی۔ تینوں بیٹے بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر جو حساسیت اور فکر مندی نمرا کے اندر ماں کے لیے تھی ویسے تینوں بیٹوں میں نہیں تھی۔ بس یہی دیکھ کر شائستہ بیگم کو رہ کر یہ خیال ستانے لگا تھا کہ اب نمرا کے جانے کے بعد ان کا اس طرح سے خیال کون رکھے گا۔ ان کا دل مستقبل کے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ اب سوچتی ہوں کہ نمرا کے جانے کے بعد نمرا جیسا خیال کون رکھے گا میرا۔ حامد، جو نمرا کی فون کال کے بعد ماں کو رات کی دوا کے ساتھ دودھ کا گلاس دینے آیا تھا، کمرے کے تھوڑے کھلے رہ جانے والے دروازے کے باہر ماں کی پریشان کن باتیں اور دل کو سن کر شرمندگی سے چپ کھڑا رہ گیا تھا۔ شاہد صاحب بیوی کی بات سننے کے بعد بولے تھے، واقعی بیٹیاں ماں باپ کے لیے بہت نرم دل اور حساس ہوتی ہیں، اسی لیے تو ان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیٹے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ لڑکے چونکہ سارا دن گھر سے باہر مصروف ہوتے ہیں اس لیے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ورنہ والدین سے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بلا وجہ ہی چھوٹی سی بات کے لیے حساس ہو گئی تھی، شائستہ نے شرمندگی سے کہا تو شاہد صاحب بے ساختہ ان کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر مزید بولے تھے، نہیں شائستہ، بات چھوٹی ضرور ہے مگر احساس کی ہے۔ ایک بیٹی رخصت ہوئی ہے تو بہو کی صورت میں دوسری بیٹی گھر بھی تو آئی ہے، ہم اسے اپنی بیٹی جیسی محبت اور مان دیں گے تو وہ بھی بیٹیوں کی طرح ہمارا خیال رکھے گی۔ شاہد صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو جہاں شائستہ بیگم کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا احساس ابھرا تھا، وہیں کمرے سے باہر کھڑے حامد کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی نادانستہ کوتاہی کو ازالے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ کمرے کے اندر جانے کی بجائے واپس پلٹ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ثانیہ دودھ کا گلاس اور شائستہ بیگم کی رات کی میڈیسن لے کر ان کے کمرے میں کھڑی تھی۔ حالانکہ شادی کے بعد یہ اس کا اس گھر میں تیسرا دن تھا، مگر حامد کی سمجھداری کی بدولت وہ ساس کو بڑی اپنائیت سے کھڑی ان کی میڈیسن کھلا کر آرام کرنے کی تاکید کر رہی تھی، بلکہ یہ احساس بھی دلا رہی تھی کہ اب ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کی دوسری بیٹی گھر آ گئی ہے، اور جواب میں شائستہ بیگم نے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔